नमस्कार विद्यार्थियों। आज के प्रकरण का विषय है आदिकाल के कवि। इस अध्याय में हम आदिकाल के विभिन्न धाराओं के कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने प्रमुख कवि लिए हैं। आइए चर्चा करते हैं आदिकाल के कवियों के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं सरहपाद, सरहपा, राहुल वज्र। यह कवि हिंदी साहित्य में प्रथम कवि के नाम से जाना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद, सरहपा, राहुल वज्र, इनका एक और नाम है सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है। आइए इनकी रचना के बारे में देखते हैं। ऊंचा ऊंचा पाबत तहीं वसे सबरी माला, मोरंगी पिच्छी पहिरही सबरी गीवत गुजरी माला। उमत सबरो पागल सबरो माकर गुली गहाड़ा, तोहारीणीय धरणी सहज सुंदरी। यह पद सरहपा का है और इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है। इसीलिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ सरहपा कवि से माना जाता है। इनकी रचना है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। कायाकोश, दोहाकोश, चरिया गीत, वसंत तिलक। दूसरे कवि हैं स्वयंभू। यह अपभ्रंश के कवि हैं, परंतु हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग 650 ईस्वी माना है। इसलिए स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के कवि थे, उनका वर्णन करना भी आवश्यक है। यह बहुत ही महान कवि रहे हैं अपभ्रंश भाषा के। इनकी रचना है पौम चरियु, जो कि राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जैन कवि स्वयंभू या सत्यभूदेव हैं और इसमें 12,000 पद हैं। अगले रचनाकार है पुष्पदंत। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं। महापुराण, जसहर चरित जिसे यशोधर चरित भी कहा जाता है, और नाय कुमार चरित अर्थात नाग कुमार चरित्र। महापुराण का दूसरा नाम 63 महापुरुष गुणालंकार भी है। इन ग्रंथों की उत्थानिकाओं प्रशस्तियों में कवि अपना बहुत कुछ व्यक्तिगत परिचय दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति ने अपना परिचय भी अपनी रचनाओं में दिया है। आइए अब हम जानते हैं चारण कवियों के बारे में जिन्होंने रासो काव्य लिखा है। दलपत विजय ने खुमान रासो लिखा है और खुमान रासो की जो प्रामाणिक प्रति है वह पूर्णा के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। इस काव्य के संबंध में विवाद यह है कि यह 17वीं शताब्दी द्वारा में लिखी गई है। अब 17वीं शताब्दी की रचना मानी जा रही है। कोई कह रहा है कि नहीं, खुमान की काव्य और उसकी भाषा के आधार पर इसमें परिवर्तन हुए हैं, परंतु मूल रचना आदिकाल की ही है। आइए नरपति नाल, बीसल देव रासो इनकी रचना है। यहाँ बीसाल देव लिखा है, आप इसे बीसल देव पढ़िए। बीसल देव रासो इसकी रचना है। अब इस रचना में अपना नाम इन्होंने कभी तो नरपति लिखा है, कहीं नाल लिखा है। शायद नरपति उनकी उपाधि हो और नाल उनका नाम हो। इसमें प्रधान रस श्रृंगार रस है, वीर रस आभास मात्र है, अर्थात थोड़ी सी मात्रा में वीर रस इस ग्रंथ में परिपाक हुआ है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ जो ये श्रृंगार लिखा हुआ है, ये विशेष तरह ये मैं बता देता हूँ, ये श्रृंगार लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। चूँकि इंटरनेट पे और विभिन्न गूगल टाइप पर ये श्रृंगार इस तरह का नहीं लिखा जाता। असली श्रृंगार इस तरह से है, ये मिलता नहीं, इसलिए मुझे भी ये मजबूरन यूज़ करना पड़ा। परंतु असली श्रृंगार की जो वर्तनी है, वर्तनी श्रृंगार की जो वर्तनी जो मैंने नीले रंग से लिखी है, यह शुद्ध है।
और जिस पर मैंने गोला किया यह अशुद्ध वर्तनी है। यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसी तरह से अगले कवि हैं केदार भट्ट, जिनकी रचना है जयचंद प्रकाश। परंतु विद्वान इन रचनाओं को कोई केवल नोटिस मात्र मानते हैं, क्योंकि केवल एक सवैये के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि जयचंद प्रकाश के लेखक केदार भट्ट हैं, तो इनकी रचना प्राप्त नहीं है। मधुकर, इसी तरह से मधुकर कवि की भी रचना प्राप्त नहीं है, परंतु विभिन्न सवैयों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका इनकी रचना रही होगी। जगनीक कवि परमाल रासो के लेखक हैं। परमाल रासो आज अपने मूल रूप में नहीं मिलता। आजकल यह बुंदेलखंड नामक प्रदेश में आलाखंड के रूप में वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और इसका प्रकाशन इलियट ने आलाखंड के रूप में किया था। इसलिए इसकी भाषा जनमानस के मस्तिष्क में से होती हुई, जनमानस से होती हुई परिवर्तित होती रही है, इसलिए इसका मूल स्वरूप अभी हमें नहीं मिला है। इसी तरह से अगली जो महान कवि आए हैं आदिकाल के, चंद्रवरदाई, इनकी रचना देखते हैं। एक पद आपके सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पर। बज्जिए घोर निशान रान चौहान चहो दिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र दिस। आप देखिए, वीर रस से परिपूर्ण यह दोहा लिखने वाले हैं चंद्रवरदाई, और यही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वह अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। वीर और श्रृंगार रस पर आधारित यह महाकाव्य है। यहाँ पर फिर ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो श्रृंगार लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, यह श्रृंगार शुद्ध है। या अगर हम देखें ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है ये आदर्श है, और इसके ऊपर ये री लगा है श्रृंगार। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा शय पर री लगाकर श्रृंगार शब्द की उत्पत्ति। तो ये और ये दोनों सही है, और ये अशुद्ध वर्तनी है, परंतु इंटरनेट में गूगल टाइप पर यह मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। यह 69 समय में विभक्त है और 16,300 छंद इसके प्राप्त हुए, परंतु यह बृहत्तम प्रति का उदाहरण है, जिसके बारे में अधिकांश विद्वान इसे अप्रामाणिक मानते हैं। लघुतम प्रति को कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं। इसमें 1300 छंद है, इसमें काल के संबंधी त्रुटियां नहीं हैं, अध्याय भी नहीं है इसके अंदर, और यह शुक-शुकी संवाद के रूप में पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु अगर इस प्रश्न को उपेक्षित कर दिया जाए और काव्य की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो को देखा जाए तो उसमें भावनात्मक सौंदर्य महत्वपूर्ण है, और इस आधार पर यह बहुत ही उत्तम उच्च कोटि का ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप निसंकोच पृथ्वीराज रासो का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान और महत्व सर्वोपरि है। इस पर हमने चर्चा एक पाठ पृथ्वीराज रासो का रासो काव्य में स्थान पर कर लिया था। अब आगे की रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खालिक बारी, जो कि एक शब्दकोशमय ग्रंथ है। हालात कन्हैया, यह एक भक्तिपरक रचना है। नजराना हिंदी, मुकरियाँ, पहेलियाँ, ढकोसले, दो सुखने। देखिए, लगभग इनकी रचना 99 या 100 मानी जाती है, परंतु अभी 20 से 22 ही प्राप्य है। ये फारसी, अरबी, संस्कृत, ब्रज और हिंदी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने सभी में अपनी रचना की है, परंतु हिंदी जिसे आज हम खड़ी बोली से निकली, अर्थात मानक हिंदी जो खड़ी बोली से निकली,
भाषा है उसका प्रथम कवि मानते हैं। ये खुद कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा। यहाँ एक शब्द आया है हिंदवी। वास्तव में हिंदी भाषा का नाम उस समय हिंदी नहीं प्रचलन में था। उस समय भारतवर्ष में अर्थात सिंधु नदी के आसपास और भारत में विभिन्न जगह बोली जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा जाता था। तो अमीर खुसरो को ब्रज भाषा का भी प्रथम कवि माना जा सकता है। कई विद्वान इन्हें ब्रज भाषा का प्रथम कवि भी मानते हैं। इनकी रचना में मुकरियाँ और पहेली, ढकोसला, दो सुकने यह जनमानस में लोकप्रिय हुई और इसका रूप परिवर्तित होकर आज, इसकी भाषा परिवर्तित होकर आज प्रचलन में है। आइए मुकरी देखते हैं। मुकरियाँ नहीं, मुकरना। देखिए कैसे मुकरते हैं। खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता। अब ये एक पहेली के रूप में। अब सोचेंगे क्या होगा, क्या सखी साजन, तो उत्तर आएगा ना सखी कुत्ता। अर्थात यहाँ पर मुकरा गया है, मना किया गया है, अपनी बात से ही पलट लिया गया है, इसलिए इसे मुकरी कहते हैं। इसी तरह से इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, गोरी सोए सुइच पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह पद, यह दोहा उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। विद्यापति इस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रथम प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और मैथिली के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हिंदी में भी इनका योगदान अतुलनीय है। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जाता है। इन्हें वैष्णव, शैव, शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है और मिथिला के लोगों को देसिल बहना सब जन मिट्ठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। देसिल बहना सब जन मिट्ठा का अर्थ है कि देशी भाषा सभी को मीठी लगती है, मातृभाषा सभी को मीठी लगती है। यहाँ पर एक बात और ध्यातव्य है कि ये जो श्रृंगार लिखा हुआ है इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है। आप जानते ही हैं श्रृंगार की सही वर्तनी यह है। इनकी रचना कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट्ट भाषा में है और यह वीर रसात्मक काव्य है। विद्यापति पदावली इनकी प्रसिद्धि का आधार है क्योंकि यह पदावली जनमानस में लोकप्रिय हुई और यह बिहार और बंगाल में विभिन्न अवसरों पर गाई जाती है। इसमें राधा और कृष्ण की श्रृंगार रसमय वर्णन और भक्ति की गई है। अगले जो लेखक हैं वह कुशल लाभ। ढोला मारूरा दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना है। ढोला मारूरा दोहा लोक मानस में प्रचलित दोहे थे जिन्हें कुशल लाभ ने एक प्रबंध काव्य का रूप देकर पुस्तक लिखी थी। इस तरह से हमने आदिकाल के प्रमुख कवियों को पढ़ लिया है। आगे हम भक्तिकाल विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।